स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। मैं बालकृष्णा आज आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 7 यानी कि आगे का इतिहास लाया हूं। विज्ञान कहता है कि शब्द बोलते हैं और इतिहास कहता है कि शब्द जीवंत होते हैं। बहुत सारे पुरातात्विक स्रोतों के अध्ययन के पश्चात, बहुत सारी पुस्तकों के अध्ययन के पश्चात जो मैंने पाया, व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो मैंने पाया, वो देखा मैंने कि किस प्रकार से आप हज़ारों वर्षों पूर्व की जानकारी भी आप पा रहे हैं। उनके स्रोत क्या हैं? कहीं पुरातात्विक स्रोत, उसकी भाषा और कहीं साहित्यिक स्रोत और उनकी भाषा। अब जो साहित्यिक स्रोत होते हैं, वो कई रूपों में हमारे सामने आते हैं। ग्रंथों के रूप में जो भारतीय इतिहासकारों या भारतीय जो है विद्वानों के द्वारा लिखा गया, रचा गया। इसके अलावा बहुत सारी यात्रा वृत्तांत आते हैं, जो विदेशी यात्री भारत में यात्रा के लिए आए, शिक्षा के माध्यम से आए या व्यापार के कारण से आए। उन्होंने भी अपनी बहुत सारी छाप पीछे छोड़ी और जब इतिहास के पन्ने खुलते हैं और खंडहर को जब खंगाला जाता है, तो ऐसे खजाने निकल कर के आते हैं, जिससे भारत एक बार फिर से जीवंत हो उठता है। तो आज जो हमारा चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 में जो चर्चा की गई है, वो मौर्य वंश के कई महानतम राजाओं में से एक सम्राट अशोक की चर्चा की गई है और किस प्रकार से अशोक ने एक राज्य को साम्राज्य का दर्जा प्रदान किया, हम इस चैप्टर में यह देखेंगे। और इस प्रकार इस चैप्टर का नाम भी रखा गया है, अ किंगडम टू एन एम्पायर। तो अब हम जर्नी देखते हैं किस प्रकार से ये जर्नी प्रारंभ होती है। चैप्टर 7 फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर। यह है हमारे चैप्टर का नाम। हम परिचित हैं, बहुत भली-भांति परिचित हैं, एक स्तंभ के ऊपर दिखने वाले 3 सिंह। हालाँकि वे 4 हैं, लेकिन चौथा इस वजह से नहीं दिखता है क्योंकि उसका जो दूसरा वाला पार्ट है, वो पीछे सामने वाले के छिप गया है। इसलिए हम सामने उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड इन 3 दिशाओं के सिंह को देखते हैं और इन चारों दिशाओं में एक स्तंभ पर सिंहों के निर्माण का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि पहली बात तो ये कि वो सिंह जो है काफ़ी मस्कुलर हैं, बहुत ही हेल्दी दिखाए गए हैं। तो इसका जो तात्पर्य है, इसका तात्पर्य ये है कि अशोक ने चारों दिशाओं में अपने साम्राज्य की स्थापना की, जो कि बहुत ही स्वस्थ साम्राज्य था। ये सिंह जो हैं, चारों दिशाओं में मुख किए हुए, उसकी चारों दिशाओं में उसके जय-जयकार को दर्शाते हैं। बहुत सारे साहित्यिक स्रोत, बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत इस बात का उल्लेख करते हैं कि अशोक एक महान सम्राट था। उनकी भाषा ब्राह्मी में है, जो विद्वानों के द्वारा पढ़ी गई और पढ़ने के पश्चात ये हमें पता चला कि वास्तव में अशोक एक महान सम्राट रहा है। अब जो उसमें लिखी गई, वो क्या लिखा गया, उसके इंस्क्रिप्शंस पर क्या लिखे गए, उस इंस्क्रिप्शंस पर चर्चा करने से पूर्व हम एक दृष्टि डालते हैं अशोक और उसके साम्राज्य के ऊपर। तो हम जब अशोक
कि साम्राज्य पर दृष्टि डालते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक प्रमुख बिंदु ये आता है कि अशोक के बारे में हमें जो जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, वो कहाँ से प्राप्त होती हैं। तो उसके लिए जो स्रोत हमारे सामने प्रमुख रूप से आते हैं, उनमें पुरातात्विक स्रोत हैं और साहित्यिक स्रोत हैं। पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के रूप में हमारे सामने जो आता है, वो आता है स्तंभ लेख, स्तंभ लेख के साथ साथ दूसरा जो आता है प्रस्तर लेख, शिलालेख और इन सभी में जो सबसे इम्पोर्टेंट इसके दो हैं, जिनमें एक है रानी का लेख और पहला रानी का लेख और दूसरा है हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा का अभिलेख। रानी का लेख, हाथी गुम्फा का अभिलेख, स्तंभ लेख, प्रस्तर लेख, शिलालेख और मूर्तियां, स्तूप, इस प्रकार से बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत हैं जिनसे पुष्टि होती है कि अशोक सिर्फ किताबों में ही नहीं, वह वास्तव में एक महान सम्राट में था। अगला जो साहित्यिक स्रोत के रूप में है, इसमें सर्वप्रमुख जो नाम आता है वो आता है दिव्यावदान का। यह बौद्ध ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथ के रूप में जाना जाता है दिव्यावदान। तो इस प्रकार से अनेकों अभी बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत हैं, बहुत सारे साहित्यिक स्रोत हैं जिनकी पुष्टि हमें यहाँ पर करना चाहिए, मगर हम उनकी पुष्टि इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी ये एक संक्षिप्त इतिहास चल रहा है अशोक के ऊपर, मौर्य काल के ऊपर। जब हम मौर्य काल और विशेष करके अशोक पर चर्चा करेंगे, तो वहाँ पर हम विस्तार से अशोक के बारे में, मौर्य वंश के बारे में, उसकी सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक विशेषताएँ, राजनीतिक विशेषताएँ, शासन प्रणाली, सभी चीज़ों पर क्रमवार दृष्टि डालेंगे। हमारा प्रयास है हम जल्दी से जल्दी एनसीईआरटी को समाप्त करें और इतिहास के उन दस्तावेज़ों को खोलें जिसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और जल्द ही वह समय आने वाला है। फिलहाल के लिए हम इसके संक्षिप्त इतिहास को देखते हैं। तो यह सारे जो है स्रोत हैं जिनसे हमें अशोक के बारे में जानकारी मिलती है और इनसे जो हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं, इसमें स्तंभ लेख है, प्रस्तर लेख है, शिलालेख है, मूर्तियाँ हैं, रानी का लेख है, हाथी गुम्फा का लेख है। ये सब की जो भाषाएँ हैं, वह प्राकृत भाषा या फिर ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा। तो जो इसकी भाषा है, तो भाषा क्या है? भाषा के रूप में अगर आप देखें, तो 2 नाम आता है। एक तो ब्राह्मी लिपि आती है और दूसरा प्राकृत भाषा आता है। प्राकृत।
इस प्रकार से अशोक इतिहास के पन्नों से उभर कर हमारे सामने जीवंत हो उठता है। अशोक पर दृष्टि डालने से पहले यह महत्वपूर्ण होता है जानना कि उसका बैकग्राउंड क्या था। तो अशोक के पिता बिंदुसार, बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना तक्षशिला के आचार्य चाणक्य की सहायता से किया। चाणक्य एक बहुत ही विद्वान शिक्षक थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र का नाम सुनकर के ऐसा उल्लेख होता है, ऐसा हमारे ज़हन में आता है कि शायद संभवतः या मुद्रा या राजस्व से संबंधित जो है ग्रंथ होगा, मगर ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र में सामाजिक स्थितियाँ, व्यक्तिगत विकास, साम्राज्य का और राज्य का विकास, राजनीति और इसके साथ-साथ अन्य और भी बहुत सारे बिंदुओं पर जो है उल्लेख किया गया है। उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। चाणक्य बहुत ही विद्वान और बहुत ही कुटिल व्यक्ति थे और इसीलिए कुटिल होने के कारण उनका एक नाम इतिहास में कौटिल्य भी आता है। इसके साथ जब हम और अधिक आगे इतिहास में बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उस समय की जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ थी, क्योंकि अशोक जो था, मौर्य वंश का जो विस्तार था, उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण शहर थे, जिन महत्वपूर्ण शहरों में से एक शहर का गवर्नर था। और जब कलिंग का युद्ध होता है, तो कलिंग के युद्ध के उसकी विभत्सता को देख करके जनसंहार, नरसंहार और रक्तपात को देख करके अशोक के हृदय में परिवर्तन होता है और अशोक का यह परिवर्तन, जो उसका भीतर का परिवर्तन है, उसके राज्य को साम्राज्य के रूप में परिवर्तित करता है। इतिहास हमें बताता है कि आज के 2300 वर्ष पूर्व जब मौर्य का समय था, अशोक का शासन था, उस समय अशोक ने कलिंग युद्ध में हिस्सा लिया। कलिंग युद्ध में हिस्सा लिया, इसका उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में होता है। तो कलिंग युद्ध में हिस्सा लेने के बाद जो रक्तपात हुआ, जो नरसंहार, जनहानि, धनहानि हुई, इसने अशोक के हृदय को परिवर्तित किया और अशोक ने शस्त्र को त्याग करके पूरी तरीके से अध्यात्म की ओर उन्मुख होता है, जिसमें उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और जीवन पर्यंत एक बौद्ध भिक्षु के रूप में, एक साधक के रूप में उसने बौद्ध धर्म और अपने राज्य की सेवा की। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण शहर क्या है? जो महत्वपूर्ण शहर हमारे सामने आते हैं वह क्या है? महत्वपूर्ण शहर, और वे क्यों महत्वपूर्ण थे? महत्वपूर्ण शहर के रूप में तक्षशिला का सबसे पहला नाम आता है, दूसरा नाम आता है पाटलिपुत्र, और जो तीसरा नाम आता है वो आता है उज्जैन का। ये तीनों शहर अपने आप में विशेष क्यों थे? तक्षशिला विद्वानों की नगरी थी, जो कि आज वर्तमान में पेशावर में है, जो अब पाकिस्तान देश के अंतर्गत आता है। इसका जो प्राचीन नाम था वो पुरुषपुर था। प्राचीन नाम पुरुषपुर। वर्तमान पेशावर, पाकिस्तान। पाटलिपुत्र राजधानी थी, और राजधानी इसलिए महत्वपूर्ण होती है किसी भी देश के लिए, किसी राष्ट्र या किसी भी राज्य और साम्राज्य के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो उच्च अधिकारी होते हैं, राजा होता है,
क्योंकि राजा केंद्र में होता है। राजा वहाँ से अपनी राजधानी से शासन कर रहा होता है। उसके उच्च अधिकारी जो लगातार उसके संपर्क में बने रहे होते हैं, ये उनका केंद्र होता है। इसलिए पाटलिपुत्र बहुत ही महत्वपूर्ण शहर में से एक था। टैक्सेस का कलेक्शन होना, अन्य जो कानूनी दस्तावेज का जारी करना या अन्य जो भी शासन से संबंधित नीतियों का अनुपालन करना, ये सारे कार्य राजधानी से संचालित किए जाते थे। आज भी होते हैं। हर राष्ट्र में आप देखते हैं कि राजधानी महत्वपूर्ण केंद्र होता है। और उज्जैन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उज्जैन जो है वह व्यापारियों का, क्राफ्ट पर्सन का सेंटर होता है। तो पाटलिपुत्र इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये राजधानी था। उज्जैन इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये व्यापारियों का सेंटर था, व्यापारियों का केंद्र। व्यापारियों का केंद्र था। तो इस प्रकार से ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण शहर थे मौर्य काल में। और उन सबसे ज़्यादा विशेष बात ये होती है कि तीनों शहर एक मार्ग जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था, जिसको हम व्यापारिक मार्ग भी कहते हैं, उनसे जुड़े हुए थे। और ऐसी स्थिति में यह महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी राजा के लिए कि वह व्यापारिक मार्गों पर अपने अधिकार को बनाए रखे, क्योंकि व्यापार आर्थिक स्थिति को देश में मजबूत करता है और इसलिए यह अधिक महत्वपूर्ण होता है। तक्षशिला, इसको नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया का गेटवे भी कहा जाता था। और चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में यहाँ से पाए जाने वाले ब्लैंकेट, कंबल का उल्लेख किया है कि जिनको जो खासियत थी, जो उनकी गुणवत्ता थी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। बहुत ही उच्च किस्म के कंबल बनाए जाते थे तक्षशिला नॉर्थ वेस्ट साइड में। और उज्जैन व्यापारियों का केंद्र था, इसलिए महत्वपूर्ण था। इनके साथ-साथ सिर्फ ये 3 शहर ही इम्पोर्टेंट नहीं थे, इसके साथ-साथ जो मौर्य साम्राज्य था वह काफ़ी वनाच्छादित क्षेत्र था, यानी वन बहुतायत पाए जाते थे। और वनों के पाए जाने से वहाँ पर कुछ जो जातियाँ जो रहती थी, जिनको हम वनवासी कह सकते हैं या जो है आदिवासी कह सकते हैं, तो वनों में जो है ग्रामीण वह वास करते थे। ग्रामीण के साथ-साथ चरवाह वास करते थे और आदिवासी वास करते थे। वहाँ से भी राजा को केंद्र में कर मिलता था। तो वहाँ से भी कर के जो है थे। तो और उसके अलावा जो कीमती लकड़ियाँ थी व्यापारिक दृष्टि से जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, वहाँ से वो प्राप्त होती थी। उसके साथ-साथ हाथियों का पाया जाना, हाथियों को वहाँ से लेकर के उनको ट्रेनिंग करके, उनको जो है सामरिक दृष्टि से उनको ट्रेनिंग करके उनको अपने सैन्य में जो है सैन्य व्यवस्था में स्थान दिया जाता था, सेना में शामिल किया जाता था। और इसके साथ-साथ जो दूस अन्य एक क्षेत्र आता है जो दक्षिण भारत का क्षेत्र होता है, वहाँ से गोल्ड, इन क्षेत्रों से तो ये चीज़ें हो गई। दक्षिण के क्षेत्रों से वहाँ से गोल्ड और प्रेशियस स्टोन की प्राप्ति होती थी। तो गोल्ड और प्रेशियस स्टोन की प्राप्ति होती थी साउथ इंडिया से। इसलिए साउथ इंडिया भी मौर्य वंश का एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र था। जहाँ से गोल्ड मिलता था, गोल्ड के साथ-साथ प्रेशियस स्टोन मिलते थे। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य जो था वो अपने आप में बहुत ही व्यापक साम्राज्य था, व्यापक राज्य था। और साम्राज्य के रूप में इसको दर्जा तब मिलता है क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से मौर्य साम्राज्य था, वह काफ़ी विकसित राज्य था। और विकसित होने के साथ-साथ ना तो सामरिक समस्याएँ थी, ना आर्थिक समस्याएँ थी, ना लोगों में किसी प्रकार के विद्रोह की जैसी भावनाएँ या ऐसी घटनाएँ। अशोक के पहले बहुत सारी जो है विद्रोह करने वाली घटनाओं का उल्लेख होता है और अशोक ऐसी घटनाओं को दबाने में सफल होता है।
यानी अपने राज्य की शांति को बनाए रखने में सफल होता है। उसकी इस विशिष्टता को देखते हुए जब कलिंग युद्ध होता है तो उसको कलिंग युद्ध को संभालने के लिए भेजा जाता है। उसके नेतृत्व में सेना जाती है जहाँ पर वो बहुत ही कुशलता और सफलतापूर्वक युद्ध को जीत लेता है। मगर जो जनहानि को वो देखता है, वही जनहानि उसके मन को, हृदय को द्रवित करती है और वह शस्त्र को त्याग देने का प्रण लेता है और उसको वो निभाता भी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अशोक शस्त्र को त्यागने के बाद बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के बाद वह धम्म को लेकर के आगे चलता है। धम्म ब्रह्मी भाषा में, ब्राह्मी में धर्म को धम्म कहा जाता है। धम्म कहा जाता है। ब्राह्मी में धर्म को धम्म कहा जाता है और अब अशोक की यात्रा शुरू होती है, आध्यात्मिक यात्रा। आध्यात्मिक यात्रा में वह किसी भी प्रकार के देवी या किसी भी प्रकार के देवताओं का पूजा नहीं करता था। हालांकि देवी और देवताओं का जिक्र यहाँ पर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उस समय तक बौद्ध धर्म दो पंथों में बंटने की बिल्कुल राह पर खड़ा हुआ था, बिल्कुल घाट पर था। क्योंकि हीनयान और महायान संप्रदाय बहुत ही जल्द बट जाते हैं, जहाँ पर बुद्ध को मानने के लिए दो संप्रदाय अपने अलग-अलग क्षेत्रों को चुनते हैं। एक संप्रदाय तो महात्मा बुद्ध के प्रतीकों को, उनकी मूर्तियों को मानता है। दूसरी तरफ जो दूसरा संप्रदाय है, वह उनकी शिक्षाओं को, उनके ज्ञान को, उनके उपदेशों को महत्व देता है। तो इस प्रकार से जो अशोक है, वह मूर्ति पूजक ना होकर के अ, महात्मा बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाएँ, उनके उपदेश और उनकी नीतियों का पालन करके वह अपने जीवन को आगे बढ़ाता है और जगह-जगह समाज में अभिलेखों को, प्रस्तर लेखों को, जनसभाओं का आयोजन, इन सब को करके वह समाज को जो है हिंसा को त्याग करके और अहिंसा की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और काफ़ी हद तक वह अपने इस कार्य में सफल भी होता है। सफल होने के पीछे का एक तर्क यह भी है कि चूँकि वह राजा था, अब राजा की आज्ञा का पालन करना एक अनिवार्य विषय हो जाता है प्रजा के लिए। जैसे ही उसके आदेश उसकी प्रजा के लिए आते थे, प्रजा उसको पालन करती थी। तो इस प्रकार जो मौर्य साम्राज्य था, वह अशोक के शासनकाल में हिंसा को त्याग करके अहिंसा की ओर आगे बढ़ता है और संभवतः इसका एक महत्वपूर्ण और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है मौर्य वंश पर। वह नकारात्मक प्रभाव यह पड़ता है कि जब सेनाएँ युद्धाभ्यास को त्याग देती हैं, सामरिक व्यवस्थाएँ खराब होने लगती हैं, चौपट होने लगती हैं, उस प्रकार की कोई ऐसी शासन तंत्र को निर्मित नहीं किया जाता है कि जिससे अन्य राजाओं या अन्य राज्यों से रक्षा की भावना मन में पैदा हो। तो वहाँ पर सामरिक दृष्टि से मौर्य वंश कमज़ोर होने लगता है, जिसका अन्य राजा लाभ उठाते हैं और जो है धीरे-धीरे मौर्य वंश का विघटन प्रारंभ हो जाता है। तो एक दृष्टि से अगर हम देखें तो अशोक ने अहिंसा के मार्ग पर चल करके अपने राज्य को साम्राज्य के रूप में स्थापित करता है। वहीं दूसरी तरफ हम राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो वह उसे कमज़ोर भी बनाता है। हालाँकि इस विषय पर हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, इस विषय पर हम बाद में चर्चा करेंगे, परंतु यह एक महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने उभर कर इतिहास में आता है। आगे हम देखते हैं कि अशोक के शासनकाल में जो हम देखते हैं, अलग-अलग प्रकार की भाषाएँ भी बोली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही भाषा और उसी का पालन करते हुए लोग जी रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र बहुत विस्तृत है और विस्तृत क्षेत्र होने के कारण जो समाज है वो बहुत सारी भाषाओं, बहुत सारी रीति-रिवाज़ों और परंपराओं का निर्वहन भी कर रहा है। तो इस प्रकार
भिन्न-भिन्न होते हुए भी वहाँ भी हमें एकता दिखाई देती है कहीं न कहीं। हम संपूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत सारे क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। अब इस चैप्टर को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत अधिक विशेष नहीं है जिसको हम और आपके सामने लेकर आएँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य भी यही है कि आपके समय की बचत की जाए, कम से कम समय में महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करना। कहानी हमें ज़्यादा अधिक लेकर के आपके सामने नहीं आना है। हमारा मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हम आपके महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके सिलेबस, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार महत्वपूर्ण हैं, वहाँ तक हम आपको पहुँचाएँ। और संभवतः आशा है आप सभी लोगों को ये अध्याय समझ में आया होगा। हम अगली कक्षा में नए चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपने स्टडी को आगे बढ़ाए रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।